नमस्कार दोस्तों, जीके मैथोलॉजी में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे इस महामारी के बीच। मैंने आज कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स ऐड किए हैं इसमें। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा और अगर अच्छा लगता है तो मेरी हौसला अफ़ज़ाई के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फर्दर करंट अफेयर्स या जो भी वीडियोज़ आने वाली हैं उसकी नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज की करंट अफेयर्स की तरफ। जो आज की सबसे पहली करंट अफेयर्स है जो मुझे इंपॉर्टेंट लगी थी वो ये है कि कनारा बैंक ने अपने नए CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को अपॉइंट किया है, जिनका नाम है SK मजूमदार। तो बात हो रही है कनारा बैंक की। तो कनारा बैंक के हेडक्वार्टर है बैंगलोर में। ये 1906 में बनी थी। अभी हाल ही में इसके CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लिंगम वेंकट प्रभाकर जी बन है अभी। इसका टैगलाइन है टुगेदर वी कैन। तो कनारा बैंक की बात कर रहे हैं तो एक फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ कि लास्ट ईयर 1 अप्रैल में सिंडिकेट बैंक कनारा बैंक के साथ मर्ज हो गया था। तो फिलहाल अभी सिंडिकेट बैंक अलोन एग्जिस्ट नहीं करता है, ये कनारा बैंक के साथ मर्ज हो गया है। इससे पहले भी एक बार 1985 में लक्ष्मी कमर्शियल बैंक लिमिटेड कनारा बैंक के साथ मर्ज हो चुकी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हाल ही में हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंडियन एम्बेसडर टू आइसलैंड को अपॉइंट किया है। आइसलैंड इंडिया को रिप्रेजेंट जो करेंगे इंडियन एम्बेसडर आइसलैंड में, उनको अपॉइंट किया गया है, जिनका नाम है मिस्टर B श्याम। तो इंडियन एम्बेसडर्स की बात हो रही है तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट इंडियन एम्बेसडर्स के नाम दे दिए हैं। हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ भी हैं इनमें से कुछ, जान लेना बहुत सही होगा हमारे लिए। तो पहले चाइना के इंडियन एम्बेसडर टू चाइना है विक्रम मिश्री। बांग्लादेश हैं विक्रम दोराईस्वामी। नेपाल में है विनय कुमार क्वार्ता। श्रीलंका में है गोपाल बगले। USA तरनजीत सिंह संधू। आप लोगों ने ये नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा। फ्रांस जावेद अशरफ। चलिए बात हो रही है आइसलैंड की। आइसलैंड के इंडियन एम्बेसडर को अपॉइंट किया गया था तो इसकी बात कर लेते हैं। आइसलैंड की कैपिटल है रेकयाविक। इसमें जे जो है साइलेंट होता है, रेकयाविक। तो करेंसी इसकी है क्रोना और हाल ही में इसके प्रेसिडेंट जो हैं GT जोहानेसन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हाल ही में RBI ने HDFC को 10 करोड़ रुपीस का पेनल्टी इम्पोज कर दिया है। HDFC को 10 करोड़ पेनल्टी पे करने पड़ेंगे RBI को। क्यों? बताया जा रहा है कि ऑटो लोन पोर्टफोलियो जो है, इसके जो गाइडलाइंस रूल्स हैं RBI द्वारा जो जारी किए गए थे, HDFC ने इनको फॉलो नहीं किया है, इसीलिए इनको 10 करोड़ रुपीस की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो बात हो रही है RBI की, तो जान लेते हैं। RBI और HDFC की बात हो रही है, पहले RBI की जान लेते हैं फिर HDFC की भी जान लेंगे। RBI 1935 1 अप्रैल 1935 को बनी थी। इसकी हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। गवर्नर है शक्तिकांत दास और हमको जैसे पता है कि इसके डिप्टी गवर्नर्स भी होते हैं। तो हाल ही में T रविशंकर जी को अपॉइंट किया गया था। इन्होंने BP कनुनगो जी को रिप्लेस किया था, जो कि प्रीवियसली हमारे डिप्टी गवर्नर थे। T रविशंकर जी को छोड़कर और भी 3 हैं, माइकल D पात्रा, MK जैन जो कि महेश कुमार जैन और राजेश्वर राव। ये 4 अभी हमारे डिप्टी गवर्नर्स हैं। तो एक फैक्ट मैं और बता दूं आपको, 1935 में RBI बनी तो थी, पर जब बनी थी तब इसका हेडक्वार्टर था कोलकाता में। 1937 तक इसकी हेडक्वार्टर कोलकाता में ही थी। 1937 में ये हेडक्वार्टर मुंबई में ट्रांसफ़र हो गई थी। चलिए अब जानते हैं HDFC के बारे में। HDFC 1994 में बनी थी। इसकी हेडक्वार्टर है मुंबई में। साथ साथ इसके जो अभी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो है शशिधर जगदीशन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अभी हाल ही में एशिया के पहले दृष्टिहीन व्यक्ति जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को स्केल किया है वो बने हैं ज़ांग होंग। ये चाइना के रहने वाले हैं। इनकी उम्र 44 ईयर्स है। ये एशिया के पहले और वर्ल्ड के तीसरे दृष्टिहीन व्यक्ति बने हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को स्केल किया है। पहले व्यक्ति कौन थे? पहले व्यक्ति थे एरिक वीहनमायर। ये एक अमेरिकन थे और इन्होंने 2001 में माउंट एवरेस्ट को असेंड किया था या स्केल किया था। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये दोनों ही ज़ांग होंग एंड एरिक वीहनमायर, ये दोनों ही बचपन से दृष्टिहीन नहीं थे। ज़ांग होंग ये जो है इनको 21 साल की उम्र में ग्लाउकोमा के कारण अपनी दृष्टि खोने की पड़ी थी और एरिक वीहनमायर जो है इनको 4 साल की उम्र में रेटिनोस्काइसिस एक बीमारी हो गई थी इनकी आँखों में, जिसके कारण इनको 14 वर्ष की उम्र में आते आते इनकी दृष्टि खो गई थी पूरी तरीके से। तो बात हो रही है कि माउंट एवरेस्ट को स्केल करने की, तो मैं आपको बता दूं कि 2 दिन पहले ही मैंने अपने करंट अफेयर्स में बताया था कि वर्ल्ड में सबसे फास्टेस्ट असेंड किया गया है माउंट एवरेस्ट को एक लेडी के द्वारा।
उनकी उम्र 44 ईयर्स थी, सॉरी हाँ 41 ईयर्स थी, आई थिंक 41 ईयर्स थी उनकी, और 41 या 44 ईयर्स थी उनकी शायद, एक्सट्रीमली सॉरी। उनका नाम था सांग यिन हांग, वो हांगकांग के रहने वाले थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अभी हाल ही में रेमंड ने अपने चीफ ऑफ रियल्टी बिजनेस को अपॉइंट किया है, ये बने हैं हरमोहन साहनी। हरमोहन साहनी को रेमंड ने अपने चीफ ऑफ रियल्टी बिजनेस के रूप में अपॉइंट किया है। बात हो रही है रेमंड की, तो रेमंड बनी थी 1925 में, इसके हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। अभी फ़िलहाल इसके CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है गौतम हरी सिंघानिया। इसकी टैगलाइन है द कंप्लीट मैन। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों ने टैगलाइन बहुत ज़्यादा सुनी होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अभी हाल ही में एक बुक रिलीज़ हुई है 1232 किलोमीटर, द लॉन्ग जर्नी होम। ये इनके ऑथर है विनोद कापरी। इस बुक को पब्लिश किया है हार्पर कॉलिंस ने। हार्पर कॉलिंस की हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। आपको हार्पर कॉलिंस को देखकर कुछ और भी याद आ रहा होगा, जैसे रिसेंटली इन्होंने हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के हेड कोच की डेब्यू बुक को भी पब्लिश किया था। मैंने इसके साथ कुछ और बुक्स के नाम भी दे दिए हैं जो अभी रिसेंट में ही रिलीज़ हुए थे, जैसे कि हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के हेड कोच जो है रवि शास्त्री, उनके द्वारा डेब्यू बुक लिखी गई थी स्टारगेजिंग द प्लेयर्स इन माय लाइफ। उम्मीद करता हूँ आपको इस बुक के को ऑथर का नाम भी याद होगा, उनका नाम है आयाज मेमन। और जो बुक्स लिखी गई हैं उनमें से है लैंग्वेजेस ऑफ ट्रुथ एसेस 2003 टू 2020, और है लैंग्वेजेस ऑफ ट्रुथ नॉन फिक्शन 2003 टू 2019। ये सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट आते हैं सावरकर अ कंटेस्टेड लेगेसी 1924 टू 1966। ये लिखी गई है विक्रम संपत के द्वारा। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अभी हाल ही में USA ने मॉरिशस को पीछे छोड़ दिया है, बन गई है सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ FDI टू इंडिया। सेकेंड लार्जेस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अब के रोल में अभी USA सेकंड पे आ गई है। प्रीवियसली मॉरिशस सेकंड में थी, अब USA आ गई है, मॉरिशस अब थर्ड में चली गई है। और पिछले 3-4 सालों से सिंगापुर टॉप में है। देख लेते हैं, मैंने कुछ यहाँ पे सोर्सेज दे दिए हैं। FDI जो इंडिया में करी जाती है 2020 से 21 तक जो करी गई है, सिंगापुर ने की है अब तक $17.41 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट, USA $13.82 बिलियन और मॉरिशस $5.64 बिलियन। बढ़ते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स की तरफ। USA की बात हो रही है तो चलो जान लेते हैं। USA के अभी प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, जैसा कि हमको पता है, और वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस। इसकी कैपिटल है वाशिंगटन DC। और मॉरिशस की बात हो रही थी जो अब थर्ड में चली गई है। तो मॉरिशस के अभी PM है प्रविंद जगनॉट, और प्रेसिडेंट है पृथ्वीराज सिंह रूपन। मॉरिशस की कैपिटल है पोर्ट लुइस और करेंसी है रुपी। अब USA के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, इनकी 2 बुक बहुत ज़्यादा फेमस है, ये याद रखिएगा। एक है प्रॉमिस मी डैड और एक है प्रॉमिस टू कीप। मिलिट्री एक्सरसाइजेज बिटवीन इंडिया एंड US, मैंने इंडिया और US के बीच जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज है उनको भी एक्स्ट्रा फैक्ट में कवर करने की कोशिश की है। तो ऐसे 4-5 है, देख लेते हैं। पहला है युद्ध अभ्यास, जो अभी हाल ही में 2021 में राजस्थान के सूरतगढ़ में हुआ है। इसको छोड़कर वज्र प्रहार है, टाइगर ट्रायम्फ है, कोप इंडिया है, और एक जॉइंट मिलिट्री नेवल एक्सरसाइज भी है जो मालाबार एक्सरसाइज के नाम से जाना जाता है, जिसमें इंडिया, US, जापान और ऑस्ट्रेलिया ये चारों पार्टिसिपेट करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अभी हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, इसने गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को 34 वेंटिलेटर्स डोनेट की है, जिसकी प्राइस है वर्थ 4 करोड़। 4 करोड़ इसकी वर्थ है 34 वेंटिलेटर्स की, जो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को डोनेट की है। अब बात हो रही है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की, तो इसके बारे में जान लेते हैं। ये एक सब्सिडियरी है यूनिलीवर की। यूनिलीवर ब्रिटिश मल्टीनेशनल कंपनी है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ये फाउंड हुई थी 1933 में। इसकी हेडक्वार्टर है मुंबई में, और अभी हाल ही में इसके CEO जो है फ़िलहाल में वो है संजीव मेहता जी। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को डोनेट की है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बारे में भी जान लेते हैं। अभी महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है। इसके चीफ मिनिस्टर अभी है उद्धव ठाकरे जी, और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये बहुत ताजुब करने वाली बात है। ये थोड़ी पुरानी न्यूज़ है, जैसे पढ़ लेते हैं। चलिए, 4000 साल पुराना एक ओल्ड वॉर मेमोरियल, जिसका नाम वाइट मॉन्यूमेंट है, जिसको हम तेल बनत नॉर्थ भी के नाम से भी जानते हैं, ये सीरिया में पाई गई थी कुछ दिनों पहले।
अभी ये फ़िलहाल न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि बताया जा रहा है कि ये जो वॉर मेमोरियल है, इसको बनाया गया है बहुत सारे सोल्जर्स के डेड बॉडीज़ को दफन करने के बाद इनके ऊपर बनाई गई है। उनके बॉडी को दफन करने के बाद उनके ऊपर बनाई गई है। तो याद रखिएगा, व्हाइट मॉन्यूमेंट जो है वो सीरिया में है। इसका और एक नाम तेल बनत नॉर्थ भी है। इसकी हाइट है 72 फुट और ये बनी थी 3rd मिलेनियम बीसी में। बात हो रही है सीरिया की, तो सीरिया की कैपिटल है दमस्कस। इसकी करेंसी है पाउंड और हाल ही में 2 दिन पहले इसके प्रेसिडेंट री इलेक्ट हुए हैं, बशर अल असद, अपने चौथी टर्म के लिए। ये कंटिन्यूसली 2000 से रूल कर रहे हैं और मैंने आपको कहा भी था ये बहुत शॉकिंग न्यूज़ है क्योंकि बताया जा रहा है कि इन्होंने 95.1% वोट जीते हैं। और कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, इन्होंने कहा है कि यहाँ पर इलेक्शन ना ही द इलेक्शन वाज नीदर फ्री नॉर फेयर, ये ना ही स्वतंत्र रूप से हुआ है, ना ही निष्पक्ष। बशर अल असद अरब सोशलिस्ट बाथ पार्टी से बिलोंग करते हैं। आज की लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो न्यूज़ है थोड़ी डराने वाली भी है। वर्ल्ड की पहली ह्यूमन केस ऑफ H10N3 बर्ड फ्लू रिपोर्ट की गई है चाइना में। चाइना के नेशनल हेल्थ कमीशन ने ये कहा है कि 41 ईयर्स ओल्ड एक बंदा है जो कि चाइना के जियांगसू प्रोविंस में पाया गया है। इसमें ये वायरस पाई गई है H10N3। ये बर्ड फ्लू का एक स्ट्रेन है। इसके बहुत सारे स्ट्रेन होते हैं। बेसिकली बर्ड फ्लू एक एवियन इन्फ्लुएंजा है। इसकी 2 स्ट्रेन्स पाई जाती हैं। एक कहा जाता है LPAI और एक होता है HPAI। LPAI का मतलब होता है लो पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा, मतलब इसके इफ़ेक्ट्स उतने ज़्यादा नहीं होते हैं। और एक होता है हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा, इसके इफ़ेक्ट्स बहुत ही ट्रेमेंडस होते हैं, बहुत भयानक होते हैं। तो अभी यहाँ पर आप नीचे देख पा रहे होंगे कि एवियन इन्फ्लुएंजा के बहुत सारे सब टाइप्स हैं। कुछ मैंने नाम लिख दिए हैं इधर। H5N1, 1 मिसिंग, आई एम सॉरी, H5N1, H7N3, H7N7, H7N9 और H9N2, ये सारे इसके टाइप्स हैं। और अभी जो फ़िलहाल पाया गया है वो है H10N3। यहाँ एक चीज़ WHO के द्वारा कही गई है, एक बात, कि इनमें से H7 और H7N9 जो टाइप है ये सबसे ज़्यादा डेडलीस्ट है। बताया जा रहा है कि कोरोना की फैटेलिटी रेट है 2% और H7N9 बर्ड फ्लू की फैटेलिटी रेट है 60%। तो अब इमेजिन कर सकते हैं कि कितना ख़तरनाक है ये। और इसमें जो H है, H स्टैंड्स फॉर हेमाग्लूटिनिन और N स्टैंड्स फॉर न्यूरामिनिडेज। तो इसी से बनता है। बेसिकली कुछ प्राणियों में पाया जाता है। तो इतना ही। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, थैंक यू। कल मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।